चलो, क्वेश्चन नंबर 25। Vikas Limited wishes to acquire Nikas Limited, a small company with good growth prospects. The relevant information for both the companies is as follows. दोनों कंपनीज के लिए इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग यानी कि नंबर ऑफ शेयर, शेयर प्राइस यानी कि एमपीएस मार्केट प्राइस, अर्निंग आफ्टर टैक्स और ईपीएस। क्रॉस चेक करेगा तो वो देखो मैच भी हो रहा है। 20 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 2 रुपीज और 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 2 रुपीज, दोनों का ईपीएस है। Vikas Limited is considering three different acquisition plans. First one, pay 12.5 per share for each share of Nikas Limited. निकास के एक शेयर के लिए 12.5 रुपीज पे करो। जब वर्ड यूज किया पे यानी कि पेमेंट इन कैश। ठीक है, कुछ बोला नहीं तो कैसे पे करेगा, तो कैश पे पे करेगा। एक्सचेंज 25 कैश एंड 1 शेयर ऑफ विकास फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ निकास। ठीक है, 25 रुपया कैश दो और उसके अलावा विकास का एक शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ निकास, निकास के 4 शेयर के लिए अपना एक शेयर इश्यू करो। तीसरा, एक्सचेंज 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ निकास, निकास के 2 शेयर के लिए अपना एक शेयर दे दो। या तो सिर्फ कैश दो, दूसरे में 25 रुपया कैश और एक शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स, सॉरी 4 शेयर्स, और तीसरे में 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। एक्चुअली अब 25 नहीं रहना चाहिए, 2.5 या कुछ और रहना चाहिए, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ 12.5 रुपीज दे रहे, शेयर कुछ भी नहीं दे रहे, और इस पर डबल दे रहे 25 रुपया प्लस शेयर भी दे रहे। तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा ऑप्शन तो ऑप्शन 1 ही आएगा, सबसे कम पेमेंट उसी में जा रहा है। तो या तो वो 125 रुपया रहेगा पॉइंट नंबर 1 में, या तो पॉइंट नंबर 2 में 2.5 रुपीज कैश रहेगा। एक जस्ट क्रॉस चेक करके देखते हैं। अगर तीसरा ऑप्शन लिया तो 2 शेयर पे एक शेयर देगा। ठीक है, तो इसका 2 शेयर का वैल्यू 10 × 10 यानी कि 20 रुपया, 10 + 10। और उसके सामने वो लोग दे रहे एक शेयर 25 रुपए का, यानी 20 के ऊपर 25 रुपया दे रहे हैं। और इसमें एक शेयर के लिए 12.5 रुपया दे रहे हैं, यानी कि 20 पे 25 यानी कि एक शेयर पे 12.5 ही हुआ ना, बराबर हुआ। और इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज 25 कैश एंड 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ निकास, बराबर अभी बराबर है। 4 शेयर पे 25 रुपया है, एक शेयर पे 25 रुपया नहीं है। ठीक है, हर 4 शेयर पे 25, यानी कि 25 डिवाइड बाय 4 किया कितना होगा, 6.25। और एक शेयर 25 रुपए का है, तो 25 + 25 50/4 12.5, बराबर तीनों में 12.5 रुपए जा रहे हैं। समझा? तो 4 शेयर के लिए 25 रुपया कैश और एक शेयर, ये दूसरे ऑप्शन में है। और तीसरे ऑप्शन में 2 शेयर पे एक शेयर, और पहले ऑप्शन में एक शेयर पे 25 रुपये, 25 से 12.5 रुपये। ठीक है, तीनों में टोटल वैल्यू सेम जा रहा है लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग है। पहले में पूरा कैश है, दूसरे में कैश प्लस शेयर है, और तीसरे में पूरा शेयर। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, व्हाट विल विकास लिमिटेड्स अर्निंग पर शेयर बी अंडर ईच ऑफ द 3 प्लान्स, तीनों प्लान में ईपीएस कितना आएगा ये निकालना है। व्हाट विल शेयर प्राइस ऑफ विकास लिमिटेड बी अंडर ईच ऑफ द 3 प्लान्स इफ करंट प्राइस अर्निंग रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि एमपीएस निकालना है। अगर पी रेशियो सेम रहेगा तो एमपीएस निकालो। तीसरा, फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी फॉर विकास लिमिटेड टू टेक ओवर निकास लिमिटेड सो दैट पोस्ट मर्जर विकास लिमिटेड गेट्स बेस्ट मार्केट वैल्यूएशन। सबसे अच्छा मार्केट वैल्यूएशन किस पे मिलेगा, तो जिसपे एमपीएस ज्यादा आएगा वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यानी कि अपने को पोस्ट मर्जर ईपीएस और एमपीएस निकालना है, और तीसरा वर्डिंग में आंसर आएगा कि जिसपे एमपीएस ज्यादा है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर। समझा? तो एक टेबुलर अपन बना लेते हैं और उसके हिसाब से वर्किंग करते हैं। टेबुलर में
प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम नहीं होगा ना? टेबुलर नहीं बनाते, तो ईपीएस लिखेंगे ऑप्शन 1 2 3, और मैं एमपीएस ऑप्शन 1 2 3, एक के नीचे एक। ठीक है, तो टेबल बना तो 3 कॉलम और एक पर्टिकुलर का 4 कॉलम का टेबल बनाना पड़ेगा, वर्किंग शो करने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक के नीचे एक लिखना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ओके, सबसे पहले प्री मर्जर पी रेशियो निकाल के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि पी सेम रखने को बोला है ना, तो एक पी लगेगा। तो एमपीएस अपन ईपीएस, अपने को सिर्फ इसका ही निकालना है, परचेजर का, विकास लिमिटेड। एमपीएस कितना है उसका? 25 है ना, और ईपीएस 2, यानी कि 12.5 टाइम्स। ये वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, प्री मर्जर पी ऑफ विकास लिमिटेड। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेशियो एक्चुअली गिवन है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ले लेंगे। अभी डायरेक्टली आते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस पे। ऑप्शन 1, पेमेंट ऑफ कैश ₹12.5। ठीक है, 12.5 रुपीज का कैश दे रहे हैं। तो ये केस में पोस्ट ईपीएस इक्वल टू, दोनों के प्रॉफिट को ऐड करो, प्रॉफिट्स बताओ कितना कितना है। 20 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, इसका कितना है? 10 लाख है। और एक्सचेंज रेशियो यहाँ पे 0 है, क्यों? कैश दे रहे हैं ना, शेयर के सामने शेयर नहीं दे रहे, तो वो लोग यहाँ पे अपने कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनेंगे। वो लोगों को कैश दिया, वो लोग बाहर हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड 0। समझा? तो कितना आएगा? 22 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 2.2। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में फॉर एवरी 4 शेयर्स ₹25 प्लस 1 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो 4 के ऊपर एक शेयर है, यानी कि अभी नंबर ऑफ शेयर में आएगा क्या? आएगा 25 वाला नहीं आएगा, कैश वाला नहीं आएगा, लेकिन ये जो शेयर दे रहे हैं एक शेयर, वो तो आएगा ना। तब एक्शन रेशियो 1/4 है, 1 शेयर आउट ऑफ 4 शेयर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्शन रेशियो 0, फॉर शेयर एक्शन रेशियो 0, यहाँ पे 0.25। ठीक है, पोस्ट ईपीएस 20 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख प्लस 1 लाख इंटू 0.25। कितना? 1.5। ऑप्शन 3, फॉर एवरी 2 शेयर्स हम लोग इश्यू करेंगे 1 इक्विटी शेयर, therefore exchange ratio equal to 1/2, 0.5।
ठीक है। पोस्ट ईपीएस 20 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख प्लस 1 लाख इंटू 0.5। 095 यानी कि 2.10 ले लूंगा। सेकंड, पोस्ट एमपीएस ऑप्शन 1, एमपीएस इक्वल टू पी सेम रहेगा 12.5 इंटू ईपीएस कितना आया 2.15। ऑप्शन 2, 12.5 इंटू ईपीएस 2.15। नहीं, यहाँ पे 2.2 है ऑप्शन 1 में। वही बोला, सेम कैसे आया। और यहाँ पे 26.125 आया था ना 2.15 में। 875, ओके। तीसरे में एमपीएस 12.5 इंटू 2.1। तो ऑलवेज बेटर क्या रहता है, अगर अपने को अपना ईपीएस वगैरह बढ़ा रहा है तो अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर मत कर। बराबर है। यहाँ पे हमने जो अपने नंबर ऑफ शेयर थे वो ही रखे, नए शेयर होल्डर्स लेके नहीं आए, तो पूरा का प्रॉफिट अपने को ही मिला, तो अपना प्रॉफिट पर शेयर ज्यादा आया तो ऑटोमेटिकली एमपीएस ज्यादा है। एपीएस बढ़ेगा तो एमपीएस बढ़ेगा। ठीक है। जबकि यहाँ पे ये लोग को 0.25 के एक्शन रेशियो से ये लोग आ गए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कम आए। ठीक है। तो ईपीएस फिर भी 2.15 था, थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है। जबकि आपके नंबर ऑफ शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ईपीएस और कम हुआ। जैसे जैसे ईपीएस कम हो रहा है एमपीएस कम होता जा रहा है। ठीक है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विकास लिमिटेड विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग मार्केट वैल्यू, ऑप्शन 1 इज बेटर। लेकिन ऑप्शन 1 में प्रैक्टिकल में डिफिकल्टी क्या रहता है कि सामने वाले कंपनी को अगर तुम को कैश देना है तो उतना कैश अपने पास पहले रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि अपने को लोन लेना पड़ेगा, और लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट आएगा, तो जो ईपीएस है वो तो एनीवे गिरेगा ही। समझा। तो वो दोनों को हर कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि अगर कैश दिया, क्योंकि वो पार्ट अपने को यहाँ पे सब में सिखाते नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो वो भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अगर लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, उससे अपना डेट इक्विटी रेशियो वगैरह अफेक्ट होगा, तो अपना मार्केट में क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट होगा, क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट होने से मार्केट का शेयर प्राइस भी गिरेगा। हर चीज पे इम्पैक्ट है ना। इतना कैश रिलीज कर मीन्स इतना कैश पहले तो रहता ही नहीं है। कंपनी टेक ओवर करने के लिए जो कैश चाहिए वो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। तो वो बोलने के लिए इतना कैश, वो बोलते कि कैश पे करो, बाकी इतना कैश रहता नहीं। छोटा कंपनी रहेगा ना तो एक टाइम पे कैश दे के वो कंपनी को खरीद सकता है, बड़े कंपनी को नहीं खरीद पाए। हाँ। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 21। वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी इज 500 million, वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग कंपनी इज 800 million। टारगेट यानी सेलिंग या परचेजिंग। सेलिंग, टारगेट यानी सेलिंग, एक्वायरिंग यानी परचेजिंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेविंग इफ टू कंपनीज आर मर्ज टुगेदर इज 100 million। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट सेविंग इफ टू कंपनीज आर मर्ज टुगेदर इज 100 million। तो ये अपना सिनर्जी है। तो सिनर्जी क्रिएट होगा 100 million का मर्जर के बाद। ठीक है। एक्वायरिंग कंपनी एक्सपेक्ट द कॉस्ट
of integration is 80 million, and shareholders of target company are expecting deal premium to be paid of 15% over their company's value. Cost of integration 80 million से, और शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग के वैल्यूएशन पे वो लोग को 15% का प्रीमियम चाहिए। तो वो लोग का जो वैल्यूएशन है वो 500 का है। तो वो बोले कि हमारा कंपनी बेचेंगे अगर हम लोग को 500 पे 15% एक्स्ट्रा मिला तो। ठीक है, तो 500 का 15% 75, तो 75 ये एडिशनल अमाउंट हम लोग को पे करना पड़ेगा कंपनी टेक ओवर करने के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंटिटी? डज द मर्जर रिजल्ट इन नेट गेन ऑफ द कंबाइंड एंटिटी? यहाँ पे फेस वैल्यूज वगैरह अपने को दिया ही नहीं है, तो जो भी दिया है मार्केट वैल्यू से दिया है, तो मार्केट वैल्यू को बेस बना के आगे बढ़ना है। नहीं, ये वो लोग ने जो वैल्यूज वर्ड यूज किया है ना, दैट इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू ही है। लेकिन फिर भी वो लोग सेलिंग कंपनी बोलते हैं ना कि बार्गेनिंग पावर में है, यानी कि वो लोग अपना कंपनी बेचने का कोई घाई नहीं है, और ये अपने को ऑफर दे रहा है तो अपन भाव खा रहा है। तो अपन बोल रहे कि अगर इतना एक्स्ट्रा दिया, 15% एक्स्ट्रा दिया ओवर मार्केट वैल्यू, तो हम लोग हमारा कंपनी बेचेंगे, वरना नहीं बेचेंगे। ठीक है, चलो मैं लिख पाता, वैसे लिखो, इसमें कैलकुलेशन ऐसा ज्यादा है नहीं। लिखो नंबर 1, कंसिडरेशन पेएबल टू टारगेट कंपनी। कंसिडरेशन पेएबल टू टारगेट कंपनी इक्वल टू 500 प्लस 15%। 500 प्लस 15%, 575 होगा ना, 575। नेक्स्ट लाइन लिखो, therefore purchase price premium equal to 575 minus 500 equal to 75। नेक्स्ट लिखो, वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंटिटी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी प्लस सिनर्जी इक्वल टू 800 प्लस 500 प्लस 100। 800 प्लस 500 प्लस 100। नेक्स्ट, नेट गेन और लॉस टू कंबाइंड एंटिटी इक्वल टू सिनर्जी माइनस परचेज प्राइस प्रीमियम
माइनस कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू 100 माइनस 75 माइनस 80। हाँ, तो कितना होगा? -55। नेगेटिव में लिखना, -55। दैट इज लॉस ऑन इंटीग्रेशन। लॉस ऑन इंटीग्रेशन। तो पहले तो तुमने वैल्यू, कंबाइंड एंटिटी का वैल्यू पूछा, तो कंबाइंड एंटिटी का वैल्यू इंडिविजुअल कंपनीज का वैल्यू प्लस जितना सिनर्जी आएगा वो वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंटिटी आएगा। और रियल में अपन गेन या लॉस किस में रहे, तो एक तरफ अपने को सामने वाली कंपनी को टेक ओवर करके 100 का गेन हो रहा है क्योंकि इतना सिनर्जी क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो टेक ओवर करने का जो कॉस्ट है वो 80 मिलियन है। तो 100 में से 80 तो पहले ही अपने को कॉस्ट में चला जाएगा, क्योंकि इस पे वही जैसे मैंने पहले बताया वैसे कि मर्चेंट बैंकर से लेके जो लीगल प्रोफेशनल्स है, जो लीगल फाइलिंग फीस वगैरह पे करना पड़ता है, स्टॉक मार्केट का, सेबी का, आरओसी का, ये सब मिला के 80 लाख रुपए का 80 मिलियंस का कॉस्ट आने वाला है। तो 100 मिलियन का गेन होगा, 80 मिलियन तो ये सब कॉस्ट में चला जाएगा, तो नेट गेन 20 मिलियन ही है। और ये 20 मिलियन में भी सामने वाला कंपनी अपने से 75 एक्स्ट्रा मांग रहा है। अगर 500 का 500 ही लेता वो, तो भी अपन 20 मिलियन गेन में रहते हैं। ठीक है, तो 20 मिलियन गेन है, नेट गेन, सिनर्जी माइनस कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें सामने वाली कंपनी ने 75 एक्स्ट्रा मांगा, तो 75 अगर उसको दिया तो अपना जेब से अपने को 55 एडिशनल देना पड़ेगा। यानी कि परचेसिंग कंपनी पूरा लॉस पे जा रहा है, इंटीग्रेशन एडवाइजेबल नहीं है। समझ में आया? तो जस्ट एक कमेंट लिख दो, सिंस देयर इज अ नेट लॉस of rupees 55, since there is a net loss of rupees 55 due to integration, comma, above integration is not advisable. Above integration is not advisable from the viewpoint of acquiring company. From the viewpoint of acquiring company. पैराग्राफ करके लिखो, however for target company it would be net gain of 75. It would be net gain of rupees 75 due to integration. ठीक है, तो सेलिंग कंपनी के लिए तो मजा ही मजा है, 75 एडिशनल मिल रहा है, तो हाँ बोलेंगे, परचेजर को ना बोलना चाहिए। ठीक है, अब एक ही सम रहा, लेकिन ये मस्त, बहुत मस्त सम है। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ हाँ, माइंड वाला सम है ये, तुमको अच्छे से माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। ए लिमिटेड प्लान्स टू एक्वायर बी लिमिटेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। A Limited, B Limited, total current earnings 70 और 28 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 20 मिलियन, 10 मिलियन, तो अपने को एपीएस मिलेगा। ठीक है, अर्निंग्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, तो एपीएस मिलेगा। एमपीएस गिवन है, तो पी मिल जाएगा। तो प्री मर्जर का जो जो डेटा चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। पॉइंट नंबर ए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्शन रेशियो एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर ऑफ ए
if PE ratio of combined entity is 12 and there is no synergy gain, what is the maximum exchange ratio acceptable to shareholder of A? A यानी कि परचेजर, परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना रह सकता है इफ पी रेशियो ऑफ कंबाइंड एंटिटीज 12, यानी कि प्री मर्जर वाला पी पोस्ट में कंटिन्यू नहीं कर रहा है, पी उन्होंने खुद दे दिया है, पी रहेगा 12 आफ्टर मर्जर एंड देयर इज नो सिनर्जी गेन, सिनर्जी वगैरह नहीं। तो तुम लोग को फाइंड करना है कि एक्सचेंज रेशियो क्या मैक्सिमम अपन ऑफर कर सकते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, यानी कि इस पे अपन सामने वाले से बार्गेनिंग करने को जा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मैं ए लिमिटेड हूँ और तुम बी लिमिटेड, तो अपने को अभी तक सब में क्या होता था कि एक्सचेंज रेशियो सम बता रहा था कि क्या रहेगा, या तो एमपीएस का रहेगा, एपीएस का रहेगा, या तो एक अलग ही सबने दिया रहेगा। यहाँ पे जब ये अपन टेबल पे बैठ के बार्गेनिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो मैं बैक ऑफ द माइंड में एक मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लेके बैठूंगा कि जैसे हर एक शेयर के लिए मैं मैक्सिमम कितना दूंगा, तो सपोज मैं 1.5 शेयर दूंगा, तुम्हारे हर एक शेयर के लिए 1.5 शेयर। लेकिन मैं तुरंत 1.5 पे नहीं आऊंगा, मैं पहले तुमको को ऑफर करूंगा हर एक शेयर के लिए 0.8 शेयर्स। तुम बोलेगे नहीं नहीं हम तो कंपनी बेचेंगे ही नहीं, तो वो बोलेगे ठीक है 1.2 शेयर्स ले लो। तो तुम लोग वो एक्सचेंज रेशियो को बढ़ाने को ट्राई करो और मैं एक्सचेंज रेशियो को कम करने को ट्राई करूँ। तो मैं बैक ऑफ द माइंड कितने लेवल तक बार्गेनिंग कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने 0.8 बोला, तो उन्हें तुरंत रिजेक्ट किया, तो मैं 1.2 पे चला गया, तो उन्होंने बोला नहीं हम लोग नहीं दे। तो मैं बढ़ के 1.3 पे गया, तो ना फिर ये मना करे, 1.4 पे गया मना करे, 1.5 पे गया मना करे। अब भी मैं नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं मैक्सिमम लेवल तक आ गया। उसके बाद मैं तो बोला कि नहीं मुझे 1.7 चाहिए, मैंने कहा नहीं मैं 1.5 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, बिल कैंसिल कर, ठीक है। तो ये मेरे साइड से हुआ। और वैसे ही तुम लोग अपने साइड से एक मिनिमम एक्शन रेशियो सोच के आओ कि मिनिमम से मिनिमम तुम लोग को कितना मिलना चाहिए। तो सपोज तुम लोग ने 1.2 मिनिमम सोच के आए, ठीक है, तो जब भी मैं 0.8 बोलूंगा तुम लोग सीधा मना कर दोगे क्योंकि तुम लोग के बैक ऑफ द माइंड में 1.2 चल रहा है, तुम लोग ये 1.2 से कम दे रहा है, मुझे कंपनी बेचना ही नहीं है। तो मैं 1.2 पे आ गया, लेकिन तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे वो टाइम पे, ये नहीं बोलोगे हाँ हम तो यही सोच के आए हैं। तो तुम लोग बार्गेनिंग करने को ट्राई करोगे, 1.2 से जितना ज्यादा मिला उतना अच्छा है, तो तुम लोग बढ़ाने को ट्राई करोगे। तो ये जो दो क्वेश्चंस पूछा है ना, वो यही पूछा है। पहले क्वेश्चन में परचेजर के हिसाब से मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन में सेलर के हिसाब से मिनिमम कितना रहना चाहिए। समझा? तो ऐसे दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है। अब जब भी परचेजर अपने बारे में सोचेगा ना, तो उसको पोस्ट मर्जर सिनर्जी वगैरह जो होगा ना, वो कंसिडर करेगा। और सेलर जब भी अपने बारे में सोचेगा, ठीक है, तो सिनर्जी पूरा का पूरा उसको अकेले को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उसको जितना हिस्सा मिलेगा वो सब सोच के वो आंसर बताने को ट्राई करेगा। ये पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए तुम लोग को ये सेट करना है कि प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर एमपीएस सेम रहना चाहिए। अगर तुम लोग का एमपीएस बढ़ रहा है तो तुम लोग गेन में हो, लेकिन अगर तूने ऐसा एक्सचेंज रेशियो ऑफर किया या एक्सेप्ट किया जिससे तुम लोग का एमपीएस कम हो गया, तो तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो एक्सचेंज रेशियो तुम लोग रिजेक्ट कर दो। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के बारे में भी पहले सोचते हैं, मिनिमम को बाद में देखते हैं। तो परचेजर के लिए मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो वो एक्सचेंज रेशियो रहेगा जहां पे प्री मर्जर का एमपीएस और पोस्ट मर्जर का एमपीएस एटलीस्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग को एक इक्वेशन यहाँ पे मिला है कि प्री मर्जर एमपीएस इक्वल टू पोस्ट मर्जर एमपीएस। अब ये कैसे फाइंड करोगे पोस्ट मर्जर एमपीएस वगैरह, वो इक्वेशन में तुम लोग का नंबर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उसमें बैलेंस फिगर तुम लोग का एक्सचेंज रेशियो मिलेगा। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया क्या करना है। अब आगे का वर्किंग पहले तुम लोग ट्राई करो, बाद में मैं आंसर बता, ठीक है। प्री मर्जर एमपीएस इक्वल टू पोस्ट मर्जर एमपीएस, ये इक्वेशन है। अब प्री मर्जर एमपीएस तो दे दिया है 42 है, ए का परचेजर का 42, ठीक है।
तो पोस्ट मर्जर एमपीएस भी 42 चाहिए। तो पोस्ट मर्जर एमपीएस से रिवर्स वर्क करके दोनों का एक्सचेंज रेशियो फाइंड करना है। समझ में आया? तो पहले एक लाइन लिख लो, इक्वेशन तुम लोग खुद बनाना, क्या करना है वो तुम लोग खुद सोचो। ठीक है, लिखो। लिखो, we need to find maximum exchange ratio we need to find maximum exchange ratio which can be offered by purchasing company A Limited. The objective of A Limited will be to maintain the current market price that is rupees 42 after acquisition. Therefore, post merger MPS is required to be rupees 42 to get this market price of rupees 42. We need to find exchange ratio. चलो अभी आगे का वर्किंग तुम लोग ट्राई करो। चलो अभी देखो, अपना कंडीशन क्या है कि प्री मर्जर एमपीएस इक्वल टू पोस्ट मर्जर एमपीएस इक्वल टू रुपीज कितना है? 42। ठीक है, 42 रुपीज पोस्ट मर्जर एमपीएस आना चाहिए। अब पोस्ट मर्जर एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? पोस्ट मर्जर एमपीएस इक्वल टू पोस्ट पी इंटू पोस्ट ईपीएस। तो पोस्ट मर्जर एमपीएस अपने को 42 चाहिए, पोस्ट का पी सबने दे दिया है 12, तो गिवन। ठीक है, और पोस्ट ईपीएस कैसे आता है? तो दोनों के प्रॉफिट को ऐड करते हैं, प्रॉफिट्स गिवन है ना, कितना कितना है? 70 प्लस 28 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, कितना है? 20 प्लस 10 इंटू एक्सचेंज रेशियो। ये एक्सचेंज रेशियो अपने को फाइंड करना है। बस ये अभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों का एक्सचेंज रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी 42 को यहाँ पे लेके आओ, सॉरी 12 को यहाँ पे लेके आओ, इक्वल टू 70 प्लस 28 98 डिवाइड बाय 20 प्लस 10 इंटू एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लेके जाओ और ये दोनों को यहाँ पे लेके आओ, तो 20 प्लस 10 एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू 98 इंटू 12 डिवाइड बाय 42। ठीक है, तो 10 एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू ये कितना आ रहा है? 28। 20 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू 8/10, 0.8।
हाँ हाँ। तो मेरा थोड़ा कंसेप्चुअल लेवल हो गया, मैंने मार्केट कैप से मतलब फ्री का जो मार्केट कैप था वो 840 डिवाइड बाय 20 वो करके एमपीएस आ रहा था। तो पोस्ट में भी वैसे ही आएगा, लेकिन तो ये ईपीएस का फॉर्मूला लगा है ना, वैसे ईपीएस का लगा मार्केट कैप। ओके। मैंने यही किया है, लेकिन सिली मिस्टेक हो गया मेरा, 2.8 लिखा था। अच्छा। ओके, समझ में आया ना? लेकिन ये पहले वाले का आंसर होगा कि मैक्सिमम एक्शन रेशियो 0.8 रहे। ठीक है। तो मेरा तो शुरुआत का नहीं, तो मेरा आंसर से गलत क्यों आया? कुछ कैलकुलेशन एरर रहेगा रे। नहीं मान सकता। 840/20 क्या किया है? 840/20, 840 तो ये मार्केट कैप है। जब 42 इंटू 20 किया तो 840 आया, डिवाइडेड बाय 20 किया तो 42 आना चाहिए। तो 42 ही आएगा ना? तो वो उतना सारा क्यों किया तुमने? इधर अपना 840 प्लस 280 नहीं। तो ये बोल रहा है कि मार्केट कैप सेम रहेगा। मार्केट कैप सेम रहेगा ही नहीं, मार्केट प्राइस पर शेयर सेम रहेगा। नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट कैप सेम नहीं रहेगा। पीई चेंज होता है तो एमपीएस चेंज होता है, एमपीएस चेंज हो तो मार्केट कैप चेंज हो। अब ये बताओ, सेलिंग कंपनी के लिए एमपीएस में गेन या लॉस कैसे निकालते हैं? क्योंकि अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एमपीएस सेम रहना चाहिए। तो परचेसिंग कंपनी के लिए प्री का एमपीएस और पोस्ट का एमपीएस वो अपन सेम रख रहे हैं। सेलिंग के लिए सेलिंग कंपनी का जो एमपीएस है वो तो जूने कंपनी में, वो कंपनी तो बंद हो रहा है और वो लोग शेयर होल्डर बन रहे हैं नए कंपनी के। ठीक है, लेकिन वो लोग को एक शेयर के सामने एक शेयर मिलेगा ये गारंटेड नहीं है ना। एक्शन रेशियो डिफरेंट रहेगा। तो जूने कंपनी का एक शेयर का एमपीएस 28 रुपीज है। तो उनको सामने नए कंपनी का कितना शेयर मिला ये तो अपने को पता ही नहीं है। तो वो अगर तुम लोग 28 ही रखोगे और एक शेयर के सामने एक शेयर नहीं मिला तो लोग लॉस पे जा सकते हैं ना। बट पोस्ट मर्जर ईपीएस 42 रख रहे हैं तो पोस्ट मर्जर एमपीएस भी 42 42 नहीं रख रहे ना आप। ये 42 तो इसका है, अ, ये परचेजर का। ठीक है, सेलर को एक शेयर के सामने एक शेयर मिला तो उसको 42 मिलेगा, लेकिन उसको एक शेयर के सामने एक शेयर नहीं मिल रहा है ना, एक्शन रेशियो डिफरेंट रहेगा। जैसे ये केस पे एक शेयर के सामने 0.8 शेयर मिल रहा है, तो 42 पूरा का पूरा इसको नहीं मिलेगा। एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करके। लेकिन वो 42 परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 42 मेंटेन करना है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 42 नहीं चाहिए, उसको अपना मार्केट प्राइस 28 चाहिए। क्योंकि अभी अपन जो आंसर निकाल रहे हैं सेकंड वाला, वो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वो क्या सोच रहा है कि मैं मेरा कंपनी किसी और कंपनी को बेच रहा हूं, तो मेरे कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 28 है।
तो वो कंपनी का जितना भी शेयर दे रहे हैं दो, लेकिन वो शेयर का मार्केट वैल्यू 28 ही रहना चाहिए। अगर उसका मार्केट वैल्यू 28 से कम हो रहा है तो मैं अपना कंपनी बेचने को रेडी नहीं हूं। समझा अभी? अब बार्गेनिंग कर रहे हैं तो परचेजर अपना मिनिमम रेशियो निकाल रहा है, तो वो 42 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा शेयर 28 का है तो मेरा 28 मेंटेन होना चाहिए। उससे ज्यादा मिला तो मैं खुश ही होऊंगा, लेकिन अगर उससे कम मिला तो प्रॉब्लम ही है। जैसे ये केस में क्या हो रहा है, 42 अगर मेंटेन हो रहा है और एक्सचेंज रेशियो 0.8 है, तो 42 इंटू 0.8 करो, 33.6 मिल रहा है। जबकि उसका मार्केट प्राइस तो 28 रुपीज ही है, तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। अपने को यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे वर्ड क्या यूज किया है, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो कितना आएगा ये बता। यानी कि जो भी मार्केट प्राइस आएगा इनटू एक्सचेंज रेशियो किया ना, तो वो 28 आना चाहिए। 42 into exchange rate हाँ, 42 अभी है ही नहीं। 42 तो पहले वो लोग एक्सपेक्ट करें कि 42 पहले था, तो 42 अभी भी आना चाहिए। अभी मार्केट प्राइस 42 से कम भी हो गया तो भी चलेगा, 42 से बढ़ भी गया तो भी चलेगा। वो जो भी मार्केट प्राइस आएगा अपने को नहीं पता है कितना आएगा, वो मार्केट प्राइस इनटू एक्सचेंज रेशियो 28 रुपीज आना चाहिए। ठीक है, तभी फॉर बी लिमिटेड, ठीक है, प्री मर्जर एमपीएस इक्वल टू पोस्ट मर्जर एमपीएस इनटू एक्सचेंज रेशियो, और ये कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। ठीक है, मैं तुम लोग को दूसरे वे से बताने को ट्राई करता हूँ। हम लोग जब भी गेन या लॉस निकालते हैं ना, तो शेयर होल्डर, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले प्री मर्जर का लिखते हैं। ठीक है, तो प्री मर्जर एमपीएस सपोज 28, उसके बाद में अपन इसे कंपेयर करते हैं विद पोस्ट मर्जर एमपीएस। ठीक है, तो ए लिमिटेड के लिए अपन क्या करते हो, बी के लिए क्या करते हैं, ए का 42 है, बी का 28 है। अब जस्ट एक रैंडमली लेते हैं कि सपोज पोस्ट मर्जर एमपीएस 50 रुपये आ रहा है। ठीक है, बाकी सब में सब दिया रहता है ना अपने को, पी दिया रहता है, एक्शन रेशियो गिवन रहता है, तो अपन पहले ईपीएस निकालते हैं बाद में एमपीएस निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज एमपीएस फाइंड किया और वो 50 आया, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली कंपेरेबल है ना। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 50 इंटू एक्शन रेशियो कर। ठीक है, तो सपोज 50 इंटू एक्शन रेशियो करके 30 आया सपोज, तो इसको दो का गेन हो। तो अभी अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने को ये पता है 28 है, अपने को गेन जीरो चाहिए, क्योंकि मिनिमम एक्शन रेशियो निकालना है। तो अपन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अपने को गेन जीरो भी आए तो भी चलेगा, तो भी अपन कंपनी बेचने को रेडी हो सकते हैं। तो ये अपने को जीरो चाहिए, ये अपने को फाइंड करना है, और एक्सचेंज रेशियो भी अपने को फाइंड करना है। तो ये 50 क्या है, पोस्ट एमपीएस है, वो भी नहीं पता है, इनटू एक्सचेंज रेशियो वो भी नहीं पता है, और वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आना चाहिए, 28 आया तो ही ये जीरो आएगा। समझा? तो पोस्ट एमपीएस इंटू एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू 28, ये अपना इक्वेशन। अब पोस्ट एमपीएस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम वे पी इंटू ईपीएस। पोस्ट का पी दिया है, पोस्ट का ईपीएस दिया है, प्रॉफिट है, नंबर ऑफ शेयर है, ये इसका नंबर ऑफ शेयर है, इनटू एक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये अपने को क्या देगा, पोस्ट एमपीएस देगा। और ये पोस्ट एमपीएस में अगर मैं वापस एक्शन रेशियो मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे आंसर कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो मेरे पास एक इक्वेशन बने, और वो इक्वेशन मुझे सॉल्व करके एक्शन रेशियो फाइंड कर। ठीक है, तो अभी ट्विस्ट स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। therefore गेन और लॉस टू
in MPS to B Limited is required to be zero. Gain or loss zero आना चाहिए. Which means that pre-MPS should be equal to post-MPS into action ratio. और वो कितना आना चाहिए? 28. समझा? ये वाला आंसर 28 आया तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है. तो पोस्ट एमपीएस इंटू एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू 28. अब पोस्ट एमपीएस यानी क्या? तो पोस्ट पीई इंटू पोस्ट एपीएस, ये पोस्ट एमपीएस का फॉर्मूला होगा. इंटू एक्शन रेशियो तो है ही, इक्वल टू 28. पोस्ट पीई कितना दिया है पॉइंट नंबर 2 में? 11 इंटू पोस्ट एपीएस कितना आएगा? तो 70 प्लस 28 डिवाइड बाय प्लस 5%, बराबर सिनर्जी भी है. हाँ, नीचे नंबर ऑफ शेयर 20 प्लस 10 इंटू एक्शन रेशियो इक्वल टू 28. ठीक है. ये पोस्ट पीई का, ये पोस्ट ईपीएस का, और ये एक्शन रेशियो कंटिन्यू कर रहा है. समझा? अब यहाँ पे मैथ्स के एक्सपर्ट वो थोड़ा एक मिस्टेक कर देते हैं कि एक्शन रेशियो और एक्शन रेशियो कट करते हैं. वो कट नहीं होता, बीच में प्लस है. ठीक है, तो कट नहीं होता है वो. चलो, तो अभी इक्वेशन सॉल्व करने को ट्राई करते हैं. 11 इंटू 70 प्लस 28 98, 98 प्लस 5%, 102.9 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 एक्शन रेशियो इंटू एक्शन रेशियो इक्वल टू 28. अब क्या क्या कहाँ पे लेके जाए? इसको यहाँ पे लेके जाते, 28 को यहाँ पे लेके आते. ठीक है. तो 11 इंटू 102.9, 28 यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, इंटू एक्सचेंज रेशियो. ठीक है, ये यहाँ पे ही है. और 20 प्लस 10 एक्सचेंज रेशियो को सामने लेके जाते. ठीक है. तो ये सॉल्व करो, ये कितना आता है बताओ? 40.425 एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू 20 प्लस 10 एक्सचेंज रेशियो. ये यहाँ पे लेके आओ तो 30.425 हो जाएगा. इक्वल टू 20. तो एक्शन रेशियो इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 30.425, 65735, यानी कि 0.66 ले लिया तो चलेगा. आई थिंक तेरा पहले का आंसर 0.66 आया ना? वो अभी राइट हुआ. ठीक है. अभी जस्ट क्रॉस चेक करते हैं. देखो, इफ एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू 0.657, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा क्योंकि ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है. तो पोस्ट ईपीएस कितना आएगा? तो वो होगा 70 प्लस 28 प्लस 5% डिवाइड बाय 20 प्लस 10 इंटू 0.657. कितना आता है ईपीएस? निकालो. ठीक है. पोस्ट एमपीएस
P इंटू ईपीएस, T 11 इंटू 3.873, 0.6, हाँ 42.60 42.6। ओके, गेन और लॉस, या फिर ठीक है, प्री मर्जर एमपीएस से बी लिमिटेड का फाइंड कर रहे, 28 था। पोस्ट मर्जर एमपीएस, यानी कि ये इक्विवेलेंट एमपीएस करके बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो 42.6 इंटू 0.657, 27.99, यानी कि गेन और लॉस जीरो। तो इक्विवेलेंट एमपीएस सेम रखना है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है टू फाइंड मिनिमम एक्शन रेशियो। ये सम अगर एग्जाम में आया और किसी को अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, ठीक है, तो वो एक्शन रेशियो आंसर निकाल ही नहीं पाएगा। और ये जो सम है ना, ये जो अपना सीए फाइनल के श्रीधर करके एफएम के ऑथर है, ठीक है। वो यहाँ पे अपने क्लास में भी उसका बुक पढ़ा है, इतना जाड़ा बुक है उसका एफएम का। तो वो बुक के उस पे से ही लिया है। और वो श्रीधर ने इतना भयानक फॉर्मूला दिया है कि वो फॉर्मूला याद ही नहीं रहता। और मॉड्यूल में भी वो लोग ने वही सेम सम वहां से कॉपी किया श्रीधर के बुक से। और जो फॉर्मूला श्रीधर ने अप्लाई किया है ना, सेम फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला का कोई लॉजिक दिया ही नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला दिया है कि मिनिमम एक्शन रेशियो के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो, मैक्सिमम के लिए ये अप्लाई करो, लेकिन उसका लॉजिक क्या वो नहीं पता, दिया ही नहीं। ऐसे तो मॉड्यूल में बहुत अजीब दिया है, तो तुम लोग वो देखना मत। अगर इनकेस अगर मॉड्यूल देखा या पास पेपर देखा और इसका सोल्यूशन आया तो पागल हो जाओगे, लेकिन वो समझेगा नहीं कि वो फॉर्मूला कहाँ से है। तो हमने वो फॉर्मूला डायरेक्टली स्किप किया है, हमने लॉजिक अप्लाई किया, ठीक है। आंसर उनका और अपना मैच होगा, लेकिन अपना लॉजिक के हिसाब से आंसर आएगा और उनका फॉर्मूला बेस्ड आंसर आएगा। वो फॉर्मूला का लॉजिक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है वहां पे, ठीक है। यही चीजों को फॉर्मूला में आगे सॉल्व करते जाओगे तो एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन डायरेक्टली उन लोग ने अप्लाई किया, पता चला। तो इसके लिए लॉजिक क्लियर रखना कि पोस्ट का एमपीएस सेम रखना है। परचेजर के लिए एमपीएस डायरेक्टली कंपेरेबल रहता है प्री पोस्ट का, क्योंकि मेरे पास अगर एक शेयर परचेजर का है तो मर्जर के बाद भी मेरे पास एक ही शेयर रहेगा, तो डायरेक्टली पहले का और बाद का प्राइस में डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन सेलर के लिए अगर मेरे पास सेलिंग कंपनी का एक शेयर है तो उतना ही इक्वल नंबर का परचेजिंग का शेयर नहीं मिलता। तो परचेजिंग का शेयर एक्सचेंज रेशियो पे डिपेंड है कितना मिलेगा। तो यहाँ पे एक शेयर के सामने 0.65 शेयर मिलेगा, ठीक है। तो 0.65 शेयर का इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस मेरा एक शेयर के मार्केट प्राइस के साथ मैच होना चाहिए। तो मेरा एक शेयर का मार्केट प्राइस 28 था, तो मुझे जो 0.65 शेयर मिला वो 0.65 शेयर इंटू नया मार्केट प्राइस 42.6 आ रहा है, तो वो प्राइस मुझे 28 रुपीज मिल रहा है, तो मैं रेडी होऊंगा, अदरवाइज नहीं हूँ। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेलिंग कंपनी के लिए। परचेजिंग के लिए क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वो डायरेक्टली कंपेरेबल है। पहले भी एक शेयर था, मर्जर के बाद भी मेरे पास एक ही शेयर है, तो डायरेक्टली कंपेरेबल है, तो इंटू एक्शन रेशियो नहीं करना है। समझा। तो बहुत मस्त समय है, 2 बार एग्जाम में आया है। इसके लिए 8 मार्क्स